बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, लास्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था कि परपेचुअल में और पीरियोडिक में हमने कुछ अकाउंट्स बनाए थे। एक परपेचुअल में हमने परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और ड्राइंग और ऑब्सोल्यूट गुड्स को हमने देखा था। वो परपेचुअल वाला सवाल हो गया था आपको? क्वेश्चन नंबर 11 12 तो मैंने करवा दिया था ना। अच्छा, कोई प्रॉब्लम आई उसमें? जर्नल एंट्रीज लास्ट हमने कर तो ली थी, मैंने आपको करवा तो दी थी। ठीक है, एक बार ज़रा दोबारा देख लेते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज, ठीक है। आपको पता है हम इन्वेंट्री को दो तरह से रिकॉर्ड करते हैं, एक हमारा पीरियोडिक होता है और एक हमारा बच्चों परपेचुअल होता है, ऐसे ही है। अच्छा, अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करें, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको पता है ईयर एंड एडजस्टमेंट होती है। साल के आखिर में हमें ये देखना होता है कि कितना स्टॉक हमारे पास बच गया। ठीक है, अगर पीरियोडिक सिस्टम में बात करें तो पीरियोडिक में इन्वेंट्री डेबिट होगी, कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, और परपेचुअल में कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि परपेचुअल का वो सीडी बैलेंस आ रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी ना, ये तो रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर आ रही, बैलेंस रिमाइंडर आ रहा होगा ये तो परपेचुअल में याद रखना क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होती। अब यहाँ से एग्जामिनर पूछ लेगा भाई पीरियोडिक की क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? आप कहेंगे इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। फिर क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री की परपेचुअल में एंट्री क्या होगी? आप कहेंगे नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। ये एमसीक्यूज के लिए याद रह सकता है? याद रह सकता है। अच्छा जी, ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा जी, तो क्या ये बात याद रख सकते हैं कि परपेचुअल की क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होगी पर पीरियोडिक की एंट्री होगी? डन बच्चों? अच्छा भाई, जो हमारे साल का क्लोजिंग होगा भाई अगले साल को क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। बच्चों अगर कोई क्लोजिंग की परपेचुअल में एंट्री नहीं होगी तो ओपनिंग की एंट्री होगी? नहीं होगी भाई। अब इस भाई अगर क्लोजिंग में नहीं तो ओपनिंग में कहां से होगी? मार खानी उसने। क्या ख्याल है? अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास भाई ओपनिंग की भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, ओपनिंग का क्या आ जाएगा? परपेचुअल में बीडी बैलेंस आ जाएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, पीरियोडिक क्लोजिंग की एंट्री क्या होगी? इन्वेंट्री हमारे पास बच गई है तो एसेट है, इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। जब ये क्लोजिंग ओपनिंग में कन्वर्ट होगा तो भाई ये जो एंट्री होगी ये रिवर्स हो जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। बात समझ आ रही है? क्योंकि वो जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बची होगी अब वो इस्तेमाल हो जाएगी, तो इन्वेंट्री हम कम में कंसिडर कर लेंगे और कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज कर देंगे ना। ओपनिंग इन्वेंट्री जब आती है तो ओपनिंग इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करते हैं ना, तो देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड होगी और क्लोजिंग इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करते हैं तो दैट्स व्हाई कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो रही है क्लोजिंग के लिए। ऐसे करते थे ना? यस सर। ठीक है, इसकी डबल एंट्री आ गई। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चों, जब हम परचेज करेंगे भाई परचेज की एंट्री क्या होगी? पीरियोडिक में। भाई पीरियोडिक में यहाँ पर पीरियोडिक की एंट्री आएंगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास परपेचुअल की आ जाएगी। तो भाई परचेज डेबिट, पेबल, क्रेडिट। ठीक है, और परपेचुअल में जो हम एंट्री करेंगे वो हम परचेजेस की जगह याद रखें क्या एंट्री करेंगे? इन्वेंट्री डेबिट, पेबल, क्रेडिट। ये बात याद रह सकती है क्योंकि पीरियोडिक में हमने क्या करना है? इन्वेंट्री का रिकॉर्ड तो रखना नहीं होता ना, हम परचेजेस करते रहते हैं, सेल करते रहते हैं, तो परचेज में सेल माइनस करके एट द एंड क्या होता है? इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। पीरियोडिक में तो ऐसा होता है। तो दैट्स हम पीरियोडिक में परचेजेस की एंट्री परचेज डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट करेंगे। और आपको पता है परपेचुअल में तो इन्वेंट्री का आना जाना रिकॉर्ड करते रहते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पर इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखते हैं, तो यहाँ पर इन्वेंट्री डेबिट करेंगे, पेबल क्रेडिट करेंगे। क्या ये बात याद रह जाएगी? परपेचुअल में इन्वेंट्री डेबिट करेंगे जबकि पीरियोडिक में परचेजेस डेबिट करेंगे। फ्रेट और कैरिज और अदर डायरेक्ट कॉस्ट, जब हमारे पास कैरिज इनवर्ड होगा तो कैरिज इनवर्ड हमारे पास एज एन एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट हो जाएगा, पेएबल कैश क्रेडिट हो जाएगा पीरियोडिक में। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री आ रही है, इन्वेंट्री डेबिट, पेएबल क्रेडिट। यहाँ पर इन्वेंट्री डेबिट, पेएबल क्रेडिट क्यों हुआ? कोई बता सकते हैं? हाँ, वेल डन, वो अच्छा आ गया भाई। ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, ये परचेज ऑफ इन्वेंट्री की एंट्री थी, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। और आपको पता है इन्वेंट्री के केस में
इन्वेंट्री को खरीदने से लेकर गोडाउन तक लाने के सारे खर्चे इन्वेंट्री में होते हैं। तो दैट्स पीरियोडिक में तो खर्चा हमने रिकॉर्ड करना है कैरिज इनवर्ड डेबिट पेबल क्रेडिट, लेकिन इन्वेंट्री में इसको इन्वेंट्री का हिस्सा बनाते हैं परपेचुअल में। क्या ये दोनों में फर्क याद रख सकते हो? ये रखना है बच्चों। यहीं पर ना एग्जामिनर एमसीक्यू आपसे यही एमसीक्यू पूछेगा और यहीं पे बच्चा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। वो समझ यार दोनों तो एक ही चीजें हैं। हालांकि पीरियोडिक की एंट्रीज डिफरेंट चल रही हैं, परपेचुअल की एंट्री इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग चल रही हैं। बात समझ आ रही है? ये बात याद रखना। इस तरह आप याद रख सकते हो। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए परपेचुअल की सारी एंट्री किसको फोकस करके चल रही हैं? इन्वेंट्री को, आसानी के लिए बता। और पीरियोडिक की सारी के सारी एंट्री स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को सामने रख के चल रही है। क्या ख्याल है? परचेज डेबिट पेबल क्रेडिट कैरिज, जिस तरह आम जर्नल एंट्रीज होती हैं ये वैसे चल रही हैं पीरियोडिक की आम जर्नल एंट्रीज की तरह। पीरियोडिक तो आम जर्नल एंट्रीज की तरह चल रहा है। क्या थोड़ी सी बात हो सकती है याद? ठीक है, अच्छा जी आगे चल भाई। अगर सेटलमेंट डिस्काउंट आ गया, भाई सेटलमेंट डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होता है? ये कैश डिस्काउंट होता है, सही है। और अगर कैश डिस्काउंट आ गया तो हम क्या करेंगे भाई? जब कैश डिस्काउंट दिया तो जो पेबल क्रिएट किया था वो कम हो जाता ना, तो पेबल डेबिट हो जाएगा। और आपको पता है समटाइम एग्जामिनर कहता है भाई डिस्काउंट रिसीव ना करो, परचेज को कम कर दो। याद है आपको? तो नॉर्मली आईकेएफ कहता है परचेजेस को कम कर दो, तो हम परचेज क्रेडिट किया करते थे, ठीक है। और अगर ऑप्शन में एमसीक्यू में परचेज क्रेडिट की ऑप्शन ना हो तो डिस्काउंट रिसीव तो है ही है। क्या ख्याल है? बस समझ रहे? इसका मतलब चीजें खरीदने पर हमें क्या हुआ? डिस्काउंट रिसीव किया, ठीक है जी। अच्छा, और भाई सेटलमेंट डिस्काउंट, जहां हम डिस्काउंट देंगे तो हमारी इन्वेंट्री कम हो जाएगी ना। तो यहाँ पे चेक करें, इन्वेंट्री रिलेटेड सारी जर्नल एंट्री चलती है परपेचुअल में, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ था। बात समझ आ रही है? जब मैं डिस्काउंट दूंगा तो इन्वेंट्री कम हो जाएगी, तो इन्वेंट्री का कम होना क्रेडिट और पेबल हमारा कम हो गया क्योंकि लायबिलिटी कम होगी डिस्काउंट देकर। अच्छा जी, रिटर्न टू सप्लायर। भाई रिटर्न टू सप्लायर क्या है? परचेज रिटर्न। तो भाई परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, पेबल क्रेडिट हो जाएगा, या कैश है तो कैश डेबिट हो जाएगा। पेबल डेबिट, कैश डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। ये एंट्री कौन सी है? परचेज रिटर्न की। रिटर्न टू सप्लायर मीन क्या है? परचेज रिटर्न है। परपेचुअल में आपको पता है क्या करेंगे भाई? इन्वेंट्री। परचेज रिटर्न का मतलब क्या हुआ? इन्वेंट्री चले गई। परचेज का मतलब इन्वेंट्री का आना, इन्वेंट्री का आना डेबिट, और परचेज रिटर्न इन्वेंट्री का जाना, इन्वेंट्री का जाना मीन क्रेडिट। तो ये कौन सी एंट्री होगी हमारे पास? परचेज रिटर्न। कोई मुश्किल बातें तो नहीं हो रही हैं? जब मैं सेल करूंगा तो भाई डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट सेल क्रेडिट करूंगा पीरियोडिक में। तो पीरियोडिक में आम रूटीन की जो शुरू में हम जर्नल एंट्रीज पढ़ा करते थे वो पीरियोडिक में चल रही होती है, जो हमने शुरू में पढ़ी थी ट्रांजैक्शंस वाली। और ये वाली एंट्री किसके ऊपर होगी? सेल प्राइस के ऊपर होगी ना। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट किसके ऊपर होगी? एट सेलिंग प्राइस पे होगी, यानी कि इस प्राइस पर बेचा। और आपको पता है इन्वेंट्री में सेल जो होती है वो दो तरह पर होती है, एक कॉस्ट के ऊपर और एक सेल प्राइस के ऊपर। क्या मैंने बात बताई थी पहले? बताई थी पहले। नंबर 1 रिसीवेबल डेबिट, कैश डेबिट सेल। भाई ये किसके ऊपर हुई है? सेल प्राइस के ऊपर हुई है। और आपको पता है जब इन्वेंट्री होती है तो इन्वेंट्री की नॉर्मली एंट्री सेल प्राइस पर नहीं होती है, उसके तो कॉस्ट के ऊपर होती है। तो भाई कॉस्ट के ऊपर, एट कॉस्ट के ऊपर कौन सी एंट्री होगी? कॉस्ट के ऊपर होगी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, क्योंकि जब सेल होती है तो इन्वेंट्री जाती है, इन्वेंट्री का जाना क्रेडिट, ठीक है। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, भाई सेल रिटर्न आ गई तो भाई ऊपर वाली एंट्री को रिवर्स मार दूंगा, सिंपल इज दैट। ये वाली ऊपर वाली एंट्री रिवर्स हो गई और यहां से वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी, इनमें कोई परेशानी हो। सेल की जो एंट्री होगी सेल रिटर्न की उसकी रिवर्सल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? रुक के देख लो। परचेजेस के केस में डेबिट होगी ना इन्वेंट्री, परचेज के केस में डेबिट हुई है। ये सेल है, ये सेल रिटर्न है, ऊपर परचेज रिटर्न है। ये परचेज रिटर्न में क्या हो रही है? क्रेडिट। जब मैं परचेज करूंगा तो इन्वेंट्री का आना, इन्वेंट्री का आना डेबिट,
चलो परचेज वाला दिखाएगा। अभी दिखा देते हैं यार, ये लो, ये परचेज है, इन्वेंट्री डेबिट, वो देखिए इन्वेंट्री डेबिट है यार, वो सेटलमेंट डिस्काउंट, इन्वेंट्री डेबिट, सेटलमेंट डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, इन्वेंट्री क्रेडिट। क्योंकि सेटलमेंट डिस्काउंट का मतलब क्या, इन्वेंट्री मुफ्त की चले गई है, डिस्काउंट दे रहा हूं ना, तो इन्वेंट्री का जाना, परचेज पे है, हाँ परचेज कर रहे हैं। इन्वेंट्री, हम जो सेटलमेंट डिस्काउंट ऑन परचेज है ना। यस सर। अच्छा बच्चों, ये जरा एक बात सुन लो जरा, देखिए जब हमने इन्वेंट्री परचेज की तो इन्वेंट्री डेबिट पेबल क्रेडिट, ये तो बात समझ लगती है। जब हमने सेटलमेंट डिस्काउंट की बात की तो यहाँ पे जब हमने परचेज किया, तो जब परचेज करते हैं तो परचेज के वक्त तो इन्वेंट्री डेबिट होनी चाहिए, तो यहाँ पे इन्वेंट्री क्रेडिट कैसे हो गई, है ना, सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है भाई यहाँ पे। ठीक है जी, तो पीरियोडिक से स्टार्ट करते हैं, फिर इन्वेंट्री वाली समझाते हैं। भाई जब ना हमने डिस्काउंट लिया होगा, उससे पहले हमने एंट्री क्या की होगी, हमने एंट्री की होगी परचेज डेबिट 1000 से और पेबल क्रेडिट 1000 से। एग्री करते हो मेरे से? ये हमने एंट्री की हुई थी जब हमने चीजें खरीदी। अच्छा भाई, सेलर ने कहा भाई 100 रुपए का डिस्काउंट ले लो यार, डिस्काउंट कितना का ले लो, 100 रुपीज का डिस्काउंट ले लो। तो जब 100 रुपीज का डिस्काउंट ले लिया तो असल में मैंने परचेजेस कितने की ऐसे ही। यस सर। अच्छा, और मैंने कैश कितना पे किया, कैश कितना पे किया, ये 900 का मैंने कैश पे किया होगा, ऐसे ही है, यस सर। ठीक है। या मान लो कि अभी नहीं पे किया तो चलो पेबल कर लेते हैं, 900 का ही है, डन। अच्छा, अब हुआ क्या, हुआ कुछ ये कि ये तो मेरी एक्चुअल ट्रांजैक्शन है। अब कह सकता हूं परचेजेस जो है एक्चुअल में 900 थी, पर मैं तो 1000 लिख बैठा। इसका मतलब परचेजेस को क्या करूंगा, 100 से कम कर दूंगा। तो चेक करेंगे, परचेजेस को 100 से कम कर दिया, दूसरे लफ्ज में मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड है। और पेबल तो मैंने 1000 का बना लिया था, हालांकि मेरा कैश तो पे किया, जो पेबल था वो 900 का बना। कह सकता हूँ 100 से पेबल ज्यादा कर दिया था, तो पेबल को कम करने के लिए 100 से पेबल डेबिट कर देंगे। ये वाली बात तो होगी, ये वाली बात तो समझ लग गई। अब सर ये इन्वेंट्री क्रेडिट कैसे हो रही है, अब इसी बात को जरा इन्वेंट्री पर लें। मान लें जब परपेचुअल सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा था तो यहां पर एंट्री क्या की होगी, इन्वेंट्री डेबिट, ये वाली इन्वेंट्री डेबिट पेबल क्रेडिट। तो इन्वेंट्री डेबिट 1000 के, पेबल क्रेडिट 1000 का, ऐसे ही है। अच्छा, जब एक्चुअल हमने डिस्काउंट ले लिया तो असल में जो इन्वेंट्री मुझे पड़ी वो 1000 की नहीं पड़ी, वो तो मुझे 900 की पड़ी। असल में मुझे इन्वेंट्री कितने की पड़ी, 900 रुपए की पड़ी। और कैश या पेबल मेरा 900 का बना। कह सकता हूं मैं तो इन्वेंट्री 1000 से रिकॉर्ड करके बैठा हुआ, हालांकि इन्वेंट्री 1000 की नहीं, वो तो 900 की है। तो 100 से इन्वेंट्री बढ़ा कर बैठा हूं, तो 100 से क्या कर दूंगा, अपनी इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दूंगा, कम कर दूंगा। और पेबल 100 से क्या किया, ज्यादा किया वह कम कर दूंगा। पेबल का कम होना डेबिट होता है, तो ये पेबल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट इस तरह से बनी हुई है एंट्री। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये हमने कर लिया था सारा, से रिटर्न तक, कस्टमर रिटर्न तक हो गया था। आगे चलते हैं यार। नॉर्मल लॉस है जो है, अगर नॉर्मल लॉस हो जाए तो भाई पीरियोडिक में कोई एंट्री नहीं करनी। नॉर्मल लॉस की पीरियोडिक में कोई एंट्री नहीं करनी। और परपेचुअल में आपको पता है जो नॉर्मल लॉस होता है वो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड होता है। बात आई थी बात मैंने। तो नॉर्मल लॉस का मतलब इन्वेंट्री का जाना क्रेडिट, और नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड होता है। और अब नॉर्मल लॉस कहां पर होता था, अब नॉर्मल लॉस कहां पे होता था, प्रॉफिट एंड लॉस। अब नॉर्मल लॉस डायरेक्ट एक्सपेंस था हमारा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में चल जाता था। तो अब नॉर्मल लॉस
डेबिट कर देंगे परचेजेस क्रेडिट, क्योंकि इससे जो परचेज की हुई चीज थी वो खराब होगी, डैमेज होगी। अब नॉर्मल लॉस को पीरियोडिक में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। नॉर्मल लॉस को पीरियोडिक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो हमने सोचा था यार 10% तो चोरी होगा ही होगा हमारा माल, जो मर्जी करो जितनी मर्जी सिक्योरिटी लगा लो, सही है। अच्छा, और अगर अब नॉर्मल लॉस आ जाए तो आपको पता है नॉर्मल लॉस को कहां पे ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है जी, क्लियर। क्लियर सर। अच्छा जी, ड्राइंग्स आ जाए भाई। ड्राइंग्स में मटेरियल का जाना होता है, इन्वेंट्री का जाना होता है ड्राइंग में। तो भाई ड्राइंग्स की एंट्री क्या करते हैं, ट्रेडिशनल जनरल एंट्री में ड्राइंग्स डेबिट परचेज क्रेडिट, और परपेचुअल में क्या करेंगे, ड्राइंग्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। फ्री सैंपल या चैरिटी, भाई इसके अगेंस्ट कोई पैसे नहीं मिलने, हमने फ्री में सैंपल दे दिया, चैरिटी दे दिया, तो इसका मतलब इन्वेंट्री का जाना होगा। तो मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट परचेज क्रेडिट, और वहां पे मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। डन बच्चों। इन्वेंट्री यूज टू कंस्ट्रक्ट नॉन करंट एसेट, अगर इन्वेंट्री नॉन करंट एसेट को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, कोई बिल्डिंग वगैरह कोई प्लांट वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब पीरियोडिक में क्या करेंगे, नॉन करंट एसेट बन रहा होगा वो ज्यादा हो रहा, वो डेबिट हो जाएगा, परचेज क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। और जब इन्वेंट्री आएगी तो इन्वेंट्री यहां पर आ जाएगी। रिटर्न डाउन टू एनआरवी, भाई अगर कॉस्ट और एनआरवी का मुकाबला करें, और अगर मान ले मेरी एक चीज जो है कॉस्ट 2000 की मेरी एक इन्वेंट्री है, भाई मार्केट में उसकी औकात अब 2000 की नहीं है, मार्केट में उसकी औकात कितने की है, 1800 की। कह सकता हूं 200 का मेरे पास एनआरवी लॉस आ गया, कि एनआरवी लॉस हमारा एज एन एक्सपेंस होगा, ठीक है। अब इसकी भी दो ट्रीटमेंट है, तो एनआरवी लॉस हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। पीरियोडिक में एनआरवी कोई नहीं होता, परपेचुअल में एनआरवी का लॉस होगा, और एनआरवी के लॉस को किस में ले जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल। ये कॉस्ट ऑफ सेल में कितना आ जाएगा, एनआरवी लॉस, एनआरवी लॉस कितना है 200, तो 200 का लॉस हुआ, यानी कि 200 से मेरी इन्वेंट्री कम होगी, ये एंट्री करूंगा मैं यहां पर परपेचुअल में। कोई परेशानी इसमें? इसका मतलब ये है मैंने जो इन्वेंट्री खरीदी या जो भी जो खरीदा उसे मैं प्लांट बनाना चाह रहा हूं, तो प्लांट एसेट है, वो वजूद में आ रहा है, वो बन रहा है, तो नॉन करंट एसेट डेबिट होगा, और जो परचेज की थी वो परचेज कम होती रहेगी, क्योंकि परचेजेस सारी नॉन करंट एसेट में लग रही है। बस समझाएगी। मान लें आपने ईंटें खरीदी, ईंटें परचेज की, तो ईंटों का खरीदना डेबिट कैश क्रेडिट हुआ होगा। जब ईंटों से बिल्डिंग बनेगी तो बिल्डिंग डेबिट हो जा रही है, ईंटें कम होती जा रही है ना, तो परचेजेस कम होती जा रही है, क्रेडिट होती जाएंगे। बस समझे। और आपको पता है कि परपेचुअल में परचेजेस का वर्ड यूज नहीं करते, परपेचुअल में इन्वेंट्री का वर्ड यूज कर रहे होते हैं, नहीं समझे? आगे। अच्छा, रिटर्न डाउन टू एनआरवी आइडेंटिफाइड आफ्टर फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। कहता क्लोजिंग, ये वाली एंट्री थी कि बिफोर फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री से पहले पहले हमें पता चल गया हमारी मार्केट में इतनी प्रोडक्ट की औकात है, तो हमने एनआरवी एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दी। अब हुआ ये कि हम ना अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड कर चुके थे, बाद में पता चला ओहो यार एनआरवी बाद में खराब हो गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करने के बाद चला हमारी एनआरवी डाउन हो गई, तो क्या करेंगे? अच्छा भाई अगर तो पीरियोडिक है और एनआरवी क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद आई, तो भाई यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर एडजस्टमेंट जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री से पहले पहले है, तो यहां पर पीरियोडिक में उसकी भी जरूरत नहीं है। वाई? क्योंकि अभी तो हमने एक स्टॉक गिना ही नहीं जाके। अभी स्टॉक गिना ही नहीं जाके, जब स्टॉक गिनूंगा तो ऑटोमेटिकली इसकी एंट्री या इसकी एडजस्टमेंट मैं कर दूंगा। दैट्स ए पीरियोडिक में अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करने से पहले कहता है रिटर्न डाउन टू एनआरवी आइडेंटिफाइड बिफोर क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री से पहले एनआरवी का पता चल गया तो कोई एंट्री नहीं करूंगा। क्यों? जब मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करूंगा एनआरवी ऑटोमेटिकली डील हो जाएगा। परपेचुअल तो आपको पता आना जाना साथ साथ रिकॉर्ड करता है, तो इसलिए मैं साथ यहाँ पे एंट्री करूंगा। ये वाली एंट्री जिंदा कब हुई
क्योंकि भाई मैं क्लोजिंग तो कैलकुलेट कर चुका, पीरियोडिक में कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट कर चुका, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कर चुका, उसके बाद पता चला भाई जितनी मैंने इन्वेंट्री लिखी है अब उसकी औकात उतनी नहीं है, उसकी औकात 200 से कम हो गई है। तो मैं क्या करूंगा, इन्वेंट्री को डेबिट कर दूंगा 200 से और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कर दूंगा 200 से। ये बात समझ आती है? और सेम वाली इन्वेंट्री रिपीट होगी यहाँ पर, यानी कि एनआरवी परपेचुअल केस में कोई टेंशन नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बस पीरियोडिक में आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, अगर तो क्लोजिंग इन्वेंट्री से पहले एनआरवी आ गया तो कुछ डू नथिंग करेंगे, अगर क्लोजिंग हमने इन्वेंट्री कैलकुलेट कर ली और बाद में एनआरवी का मसला आया तो अपनी क्लोजिंग को सही नहीं करूंगा क्या, सही नहीं करूंगा क्या, या छोड़ दूंगा उसको सही करूंगा ना, उसको सही है, लो सही कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे सही कर दिया। डन बच्चों, बस ये हमारे पास जनरल एंट्री थी। आपने क्या करना है, मीडियम सेविंग वाला ये सवाल अपने सॉल्व कर लेना, ठीक है। जनरल एंट्रीज फुल फ्लैट एग्जामिनर तो पूछेगा नहीं, लेकिन कोई एक एंट्री वो दे सकता है, तो उससे बचने के लिए आप क्या करें, ये एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें, आसान से ही, ठीक है। और इसका सोल्यूशन आई कैप की बुक पर अवेलेबल है। ये जो क्वेश्चन ये वाला है, मीडियम सेविंग सेल गुड एट कॉस्ट प्लस 30%, ये है आई कैप की एग्जाम्पल नंबर 15 है। मीडियम सेविंग सेल कॉस्ट प्लस 30%, यहाँ पे गुड सेल करेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 15 है बच्चों, इसका ये सोल्यूशन पड़ा हुआ, ठीक है। ये जनरल एंट्रीज का सोल्यूशन पड़ा हुआ है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आए तो सोल्यूशन को देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई मसला नहीं है, अगर आप कहते हैं तो मैं 1 मिनट में डिस्कस कर देता हूँ, वाला इसमें कोई राज वाली बात नहीं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, अब होगा क्या भाई, चैप्टर नंबर 7 यहाँ पर हम कर देंगे क्लोज टेम्पररी। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 8 पर। जब चैप्टर नंबर 8, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 में ना आई कैप के बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, वो तब तक सॉल्व नहीं होंगे जब तक हम चैप्टर नंबर 8 नहीं पढ़ लेते। तो चैप्टर नंबर 8 में अब पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करने के बाद फिर हम चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज करेंगे, और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज करके 7 और 8 दोनों को हम कंबाइन कंप्लीट कर देंगे। डन बच्चों, ठीक है जी। अच्छा, अब हम चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं जरा।